हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आज के हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलोकेशन, न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम आज से अपना मेमोरी मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट, कि आखिर हमारे कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, कितनी तरीके की मेमोरी है, उनके साइज से क्या लेना देना है, उनका एक्सेस टाइम का क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें अपने मेमोरी मैनेजमेंट की, सो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर फंक्शन है। हमने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखे थे कि भाई वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है, वो सीपीयू शेड्यूलिंग करता है। उसी तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट हमारा एक इम्पॉर्टेंट कोर फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होगा कि भाई किसी भी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में हम प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, तो भाई उसका किस तरीके से एलोकेशन होता है मेन मेमोरी में, या कितनी कितने तरीके की मेमोरीज होती है, किसके अंदर कितना साइज होता है, किसका एक्सेस टाइम कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इंश्योर्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेसेस। मीन्स हम क्या चाहते हैं कि जिस भी मेमोरी में प्रोसेसेस स्टोर हो रहे हैं, वो प्रॉपर उन्हें एलोकेशन मिले, एफिशिएंट एलोकेशन मिले, प्रॉपर उन्हें एलोकेट हो स्पेस मेमोरी के अंदर, जिससे कि हमारा सीपीयू जो है प्रोसेसेस को ले सके जब जब उसे शेड्यूलिंग की है, जब जब उसे काम करने की ज़रूरत होगी। अब हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इस मेमोरी हिरार्की को हैंडल करना और सीपीयू परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। मतलब इन शॉर्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या होता है कि हमारा जो ये सीपीयू है, जो हमारा ये कोर होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो सीपीयू किसी टाइम पे हमारा आइडल रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या होता है कि जो ये सीपीयू है ये आइडल नहीं रहना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके हमारा यूटिलाइजेशन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी हिरार्कीज बनाता है, जैसे कि एक मेमोरी हो गई हमारी कैशे मेमोरी, एक मेमोरी हो गई हमारी मेन मेमोरी, एंड एक मेमोरी हो गई हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या करा? ऐसे तीन तरीके की मेमोरीज ली, इनकी एक हिरार्की क्रिएट करी और उसको सीपीयू के साथ मतलब एक हिरार्की में फॉर्मेशन करा। अब ये होता कैसे है? हमारी एक होती है, जैसे मैंने अभी बोला, कैशे मेमोरी। ये सबसे स्मॉल साइज की होती है, इसका साइज सबसे कम होता है हमारा, लेकिन ये उतनी ही सीपीयू के सबसे क्लोज होती है। इसकी जो प्लेसिंग की जाती है वो सीपीयू के सबसे पास की जाती है, लेकिन इसका साइज हमारा सबसे कम होता है। अगर हम बात करते हैं मेन मेमोरी का, इसका साइज भी कम होगा, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी का साइज हमारा ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमारे सीपीयू से उतनी ही दूर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कैशे मेमोरी। इन लास्ट, अगर मैं अपनी इस हिरार्की में बात करती हूँ, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमारा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बिगर साइज की। मीन्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट्स। तो ये टेराबाइट्स तक हमारी चली जाती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमारा सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगेन अगर हम एक्सेस टाइम की बात करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारी सीपीयू के प्लेसिंग में अगर हम बात करें तो ये सीपीयू से सबसे दूर होती है। अगर मैं इस हिरार्की को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करना चाहूँ, तो जैसे हमारी शॉप है, हमारा गोडाउन होता है। हम क्या करते हैं? शॉपकीपर एक गोडाउन अपने साथ रखते हैं, जिसमें कि वो अपना हर तरीके के सामान को, हर तरीके की प्रोडक्ट्स को रख सके, चाहे काम का हो या ना हो। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा काम का नहीं हो, तो मैं कह रही हूँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसमें भाई फ्रिजेस भी होंगे, उसमें टेलीविजन्स भी होंगे, उसमें एसीज भी होंगे, और भी न जाने कई सारी चीजें होंगी। तो जो प्रोडक्ट्स काम के होते हैं या जो काम के नहीं होते, शॉपकीपर क्या करता है? उन सभी प्रोडक्ट्स को गोडाउन में रख देता है। क्यों? क्योंकि गोडाउन में इतना स्पेस होता है कि हाँ भाई हम इम्पोर्टेंट रखें, नेसेसरी रखें, अननेसेसरी रखें, हम सारी चीज़ें रख सकते हैं। शॉप में हम क्या रखते हैं? शॉप में हम सिर्फ वो सामान रखते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होती हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं।
जिन्हें वापस करना है या जो अननेसेसरी है, जिनका काम अब नहीं है, उन सबको तो हम गोडाउन में रख देते हैं। जो नेसेसरी हैं उन सबको हम शॉप में रख देते हैं। जो और भी ज़्यादा नेसेसरी है, जिन पे करंटली काम हो रहा है बिल्कुल, उन्हें हम रखते हैं अपनी कैशे मेमोरी में। जैसे एक मेन ऑफिस होता है जिसमें हमारी हम कह रहे हैं मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं हम क्लाइंट्स के साथ या एजेंट्स वगैरह के साथ, तो हम इस चीज़ को उस तरीके से कंपेयर कर देते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे प्रोसेसेस चाहे काम के हों या ना हो, हर तरीके के प्रोसेस को हम रखते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। मेन मेमोरी में हम वो प्रोसेसेस रखते हैं जिनका नीड हम कह सकते हैं आज होगी या कल जाके होगी या परसों जाके होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस वो प्रोसेसेस आते हैं हमारे मेन मेमोरी में। जबकि कैशे मेमोरी में बिल्कुल वो प्रोसेसेस होंगे जिन पे करंटली सीपीयू काम कर रहा है। इसीलिए कैशे मेमोरी का साइज हमारा बहुत छोटा होता है। इसलिए हम कैशे मेमोरी में सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को रखते हैं जिनकी करंटली नीड पड़ रही है। मेन मेमोरी में हम वो प्रोसेसेस रखते हैं जिनकी आज कल या और एक दो दिन बाद नीड पड़ने वाली है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम वो सारे प्रोसेसेस रखते हैं जिनके शायद नीड पड़ चुकी, जिनकी अब ज़रूरत ही नहीं है या जिनकी बहुत टाइम बाद जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट अगर सीपीयू को किसी से कनेक्ट करना है, सीपीयू को कोई प्रोसेस चाहिए, वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले कैशे मेमोरी में चेक करेगा। अगर कैशे मेमोरी का रोल नहीं है तो इट मीन्स वो सीधा हमारा मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। मेन मेमोरी में अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में लाया जाएगा वो प्रोसेस। तब मेन मेमोरी रिक्वेस्टेड प्रोसेस को, डिमांडेड प्रोसेस को जो है सीपीयू को प्रोवाइड कराएगी। तो वर्किंग कुछ इस तरीके से चलती है हमारी इस मेमोरी हायरार्की में। ठीक है। सीपीयू क्या करता है, कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। सीपीयू सबसे पहले सीधा मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। अगर कैशे मेमोरी की हम बात नहीं करते तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले मेन मेमोरी से बात करेगा। अगर मेन मेमोरी में वो पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं मिला, तब मेन मेमोरी हमारे सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगी। सेकेंडरी मेमोरी से वो प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगा, तब जाके मेन मेमोरी सीपीयू को प्रोसेस देगी। सीपीयू याद रखना, सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। ठीक है। सीपीयू मेमोरी मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करती है, मेन मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करती है। आई होप क्लियर हाउ इज इट वर्किंग। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। मैंने अभी आपसे बात करी मेन मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की। आगे जो हम अभी से मैं टॉपिक्स देखने वाले हैं उसमें हम दो ही मेमोरीज की बात करेंगे, मेन मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की। कैशे मेमोरी की हम ज़्यादा बात नहीं करते। तो मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा आता है हमारा नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। मैंने अभी आपसे कहा कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सीधा मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। अगर मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस नहीं मिलता तब क्या होता है, इस मेन मेमोरी से मेन मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेगी कि हाँ भाई आपके पास प्रोसेस है या नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस मिल जाएगा, तब सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी को प्रोसेस देगी वो, एंड तब मेन मेमोरी हमारे सीपीयू को प्रोसेस देता है वो वाला। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू हमारा सिर्फ मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, मेन मेमोरी हमारे सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करती है। तो ये कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन है। नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन क्या है, बेसिकली कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन भी हमारी एक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजी है। We utilize this technique to assign continuous blocks of memory to each task. इसमें क्या होता है, जब भी हमारा कोई प्रोसेस मूव करता है सेकेंडरी टू मेमोरी, तो होता क्या है, हमारा प्रोसेस जो है ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करती हूँ तो ये प्रोसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से डिवाइडेड होगा। हमारा एक एक पार्ट करके उठ के हमारा मेन मेमोरी में आता है। तो जब हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उस प्रोसेस को मूव कराते हैं तो अगर वो कंटिगियस मैनर में आ गए, मीन्स अगर हमारा मेन मेमोरी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं कह रही हूँ मैंने पार्ट 1 यहाँ डाल दिया, पार्ट 2 यहाँ डाल दिया, पार्ट 3 यहाँ डाल दिया किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का, तो हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूस स्पेस एलोकेट करा एक प्रोसेस ने। तो ये कहलाता है हमारा कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। बट अगर मैं कह रही हूँ एक मेन मेमोरी ये है, ठीक है,
एक डिवीजन इसका ये है, एक डिवीजन इसका ये है। हमारे 3 पार्ट्स में हमारी मेन मेमोरी डिवाइडेड है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो ये बीच वाला स्पेस है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी दूसरे प्रोसेस से। कोई दूसरा प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो अब एक तो ये स्पेस हमारा अवेलेबल है मेन मेमोरी में, एक ये स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ एक ये स्पेस अवेलेबल है, ये 3 स्पेसेस हमारे अवेलेबल हैं। लेकिन बीच में ऑलरेडी कोई प्रोसेस है जिसने एलोकेट कर रखा है। तो अगर मेरा ये प्रोसेस जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जब ये उठ के मेन मेमोरी में आएगा तो क्या होगा, पहला पार्ट यहाँ आ जाएगा, दूसरा पार्ट ये एलोकेटेड था तो दूसरा पार्ट यहाँ आएगा, तीसरा पार्ट यहाँ आएगा। तो अब क्या हुआ, हाँ, इसने प्रोसेस तो आ गया पूरा का पूरा मेन मेमोरी में, लेकिन एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीच में एक पार्ट जो था वो ऑलरेडी एलोकेटेड था मेन मेमोरी में किसी दूसरे प्रोसेस से। तो इसमें क्या हुआ, हमारा प्रोसेस तो पूरा आ गया सेकेंडरी से मेन में, लेकिन एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आया। तो इस एलोकेशन को हम बोलते हैं नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या वो मेमोरी तो एलोकेट हुई एक प्रोसेस को, लेकिन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बीच में एक पार्ट मेन मेमोरी का ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेटेड था। तो यही हमारे दो तरीके की मेमोरी एलोकेशन होती है, कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस मैनर में एक प्रोसेस आता है, जबकि नॉन कंटिगियस में क्या होता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में हो सकता है कोई स्पेस ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस ने एलोकेट कर रखा हो, जैसे इस वाले सीन में हुआ है हमारे साथ। यहाँ पे ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस ने एलोकेट कर रखा था, तो स्पेस जो अवेलेबल था वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं था, लेकिन स्टिल हमने प्रोसेस को जो है उस नॉन कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करा दिया। तो यही हमारे दो तरीके की मेमोरी एलोकेशन होती हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये है हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी एलोकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अभी अभी दो तरीके के पढ़े, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। ये चीज हमने पढ़ ली। हम नेक्स्ट वीडियो में ये दो चीज देखने वाले हैं। कंटिगियस में भी दो चीजें आती हैं, फिक्स पार्टीशन स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। नॉन कंटिगियस में नहीं आती, ये हम मेन कंटिगियस में ही पढ़ते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग क्या होती है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो मेमोरी हिरार्की की बात करी, हमने ये देखा कि हाँ भाई मेमोरी मैनेजमेंट को भी कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। हमने एक चीज क्या देखी कि हमारे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में भी दो चीजें आती हैं, कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होता है कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर। आई होप इतना समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।